Hello student, my name is Anuj Singh and you're watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we discuss about the first chapter and first unit of your first book. That first unit is electrostatic and the chapter of first unit is इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले आपको एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। दैट वर्ड इज़ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? दैट वर्ड इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और आज के अपने इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपने 10th क्लास के अंदर की हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका ये चैप्टर आया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और एक सेकंड चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बेसिक सी चीज़ें थी और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको आज पता भी होंगी। ठीक है, तो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले जो आज का अपना जो मेन लेक्चर का मोटिव रहेगा, किन किन चीज़ों को कवर करना है आज इस लेक्चर के अंदर, की पॉइंट्स रहेंगे। चार्ज क्या होता है, चार्ज के ऊपर बिल्कुल चार्ज को समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट बुक को समझना है तो फर्स्ट बुक इसी एक वर्ड के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी, चार्ज चार्ज। ठीक है बेटे, चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी फर्स्ट बुक। तो चार्ज क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ चार्जेस के ऊपर बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आफ्टर दैट वे ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, और लास्ट आज का लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो इसके ऊपर आप बात करने वाले, तो वन बाय वन सारे स्टेप्स क्लियर करेंगे बेटे आपके। तो सबसे पहले वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरल लैंग्वेज के अंदर, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, तो कोई भी इफेक्ट, एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज, जब देखो इस बारे इसके ऊपर आते हैं अभी वापस, चार्ज क्या होता है ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। तो चार्ज के रुकने से, स्टेशनरी मतलब रुक जाना, रेस्ट पे आ जाना, और चार्ज के मूव करने से जो इफेक्ट क्रिएट होता है, जो अपने को रिजल्ट दिखता है बेटे, दैट रिजल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज रेस्ट पे होगा तो अपने इफेक्ट शो करेगा, एंड व्हेन चार्ज मूव्स तो फिर वो अपने इफेक्ट शो करेगा। तो जो वो इफेक्ट अपने को देगा और जो अपने को रिजल्ट मिलेंगे, दैट रिजल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और टाइप्स ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दो वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, स्टेशनरी और मूविंग। व्हेन चार्ज एट रेस्ट और स्टेशनरी, तब उसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं टाइप्स बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी के तो वो बन गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज जब मूव करता है तो मूव करने का मतलब होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्ज इन मोशन एंड व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है क्या मतलब होगा। ठीक है, स्टैटिक मीन रेस्ट पे होना। किसका रेस्ट पे होना? इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड बना है ये बना है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज से। फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर आप बात कर सके। एटम के अंदर आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि फंडामेंटल जो पार्टिकल्स कौन से होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन अब तो और भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आगे जो मिले क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। लेकिन अभी भी फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये इन्हीं से ही, इलेक्ट्रॉन से ही वर्ड बना है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। अच्छा, अब रेस्ट पे हैं तो वो अपने अराउंड एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है बेटे, तो ये एक पॉइंट समझना यहाँ पर कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरल आप एग्जांपल भी ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपने लोअर क्लासेस के अंदर इसके बारे में समझा था। ड्राई हेयर के अंदर कॉम्ब को आप क्या करते हो, रब करते हो, और फिर स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्या उन्हें अट्रैक्ट होने शुरू हुए। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट आपने वो सीखा था बेटे लोअर क्लासेस के अंदर, वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटनिंग होती है क्लाउड्स के अंदर, आप देखते हो
और अपने घर के अंदर जो ये लाइट आती है तो ये कौन सी होती है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं आपको क्या बता रहा था कि जो चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है। और जब चार्ज रेस्ट पे होने का मतलब क्या हो गया, जब V 0 है तो इट मीन्स वो क्या करेगी, कौन से इफेक्ट देगी, तो वो अपने को देगी बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो अपने अराउंड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा चार्ज। व्हेन चार्ज एट रेस्ट तो वो क्या करेगा, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसको आप E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जब चार्ज का मोशन जो होगा वो एक कांस्टेंट हो, चार्ज का मोशन कौन सा हो, वेलोसिटी जो उसकी चार्ज की वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो। ठीक है बेटे, मोशन उसका कांस्टेंट हो, तो इस केस के अंदर वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। थर्ड थिंग, अगर चार्ज का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब अगर वो कांस्टेंट ना हो, तो इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनको EM वेव भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे एक्स रेज हैं, गामा रेज, UV रेज, इनके बारे में प्रॉपर पूरा एक चैप्टर है आपकी +2 क्लास के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आप पूरा चैप्टर एक करने वाले हैं, इनके बारे में सीखेंगे कि ये क्या होता है। और उस केस, वो केस कब आएगा, थर्ड केस। देखो इस, अगर मैं बुक की बात करूं फर्स्ट बुक के अंदर, तो आप फर्स्ट बुक के अंदर इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर चार्ज रेस्ट पे है, V = 0, इसके बारे में समझने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर यही अपना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड चैप्टर कैपेसिटेंस वाला जो होगा वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट कहानी शुरू हो जाएगी जब V कांस्टेंट चल रहा है। V कांस्टेंट में जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करने शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की ब्रांच रीड करें, फिर उसके बाद आप EM वेव्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, AC के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कुछ इस वे के अंदर बेटे तुम्हारा जो रहेगा फर्स्ट बुक का। ठीक है, तो मैंने आपको चार्ज के बारे में बता दिया कि जब वो रेस्ट पे होता है तो क्या इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव्स बनाता है, जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होती है बेटे वहाँ पर। तो आई थिंक आपको ये बेसिक सा बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में। अब मेन कहानी तो अब अपनी शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर को। और क्योंकि इस वर्ड को बहुत समझना जरूरी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, और फील्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आई थिंक आपको मतलब क्लियर हो गया होगा ना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन मीन क्या हो गया, चार्ज से। और स्टैटिक का मतलब अभी आप करके आए हो, स्टैटिक का मतलब क्या होगा, रेस्ट पे। व्हेन चार्ज एट रेस्ट, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आज सारा स्टडी करने वाले हैं। आज का जो रहेगा बिल्कुल बेसिक सी बातें रहेगी बेटे। ठीक है, तो आते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों के ऊपर। तो अब चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या चीज़ है। तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना, समझते जाना एक एक चीज़ को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है वैसे तो। ठीक है, तो आते हैं बेटे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल Q, या फिर आप स्मॉल q के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ज को। चार्ज होता क्या चीज़ है, तो चार्ज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which create attractive और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो चार्ज क्या चीज़ है बेटे, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। और मैटर क्या चीज़ होता है,
मैटर, इस यूनिवर्स के अंदर अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? मैटर है। ठीक है, मैटर की एक खुद की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदर ही उसकी एक प्रॉपर्टी है, उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को बोला जाता है चार्ज। जिसके बारे में अगर और एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ रही है यहाँ पर, वो क्या है? मास, जिनके बारे में यहाँ पर डिफरेंस करने वाले भी हैं। मास इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, और मास किससे मिलके बना है? पता ही नहीं है किससे मिलके बना है। ऐसे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज, चार्ज किससे मिलके बना है? नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो क्या करती हैं बेटे? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करती हैं, उन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को नाम दिया गया यहाँ पर चार्ज का। मास भी ऐसी एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करती है, आगे आप करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को नाम दिया गया बेटे यहाँ पर चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज के बारे में और बता दूं बेटे आपको, यहाँ देखो बेसिक्स आज रहेगा जो ऑलरेडी आपको पता होगा ये चीज़ें। जो इसका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, हाँ जी, 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ध्यान है? तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। I क्या चीज़ होता है? करंट, और T क्या होता है? टाइम। ठीक है, तो करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर के अंदर, ठीक है, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो एम्पियर सेकंड इसका क्या हो सकता है बेटे? यूनिट रहेगा। ऐसा यूनिट क्या है इसका? एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर सेकंड। और ऑन द बेसिस ऑफ द ओनर चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, आप इसका बेटे ऐसा यूनिट और भी लिख सकते हो, दैट इज कूलम्ब। कूलम्ब जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल C के साथ। ठीक है, ये बेटे ध्यान रखना बातों को कि जब भी आप किसी साइंटिस्ट के नेम से उसका यूनिट लिखते हो तो सिंबल जो लेना है आपने हमेशा कैपिटल लेना है। और अगर बाय नेम लिख रहे हो तो जैसे एम्पियर को लिखना है आपने, तो आप स्मॉल लेटर के अंदर लिखोगे इसको एम्पियर। ठीक है, सिंबल अगर यूज करना है तो कैपिटल ए लिखोगे। ऐसे कूलम्ब को लिखोगे तो कूलम्ब स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा अगर आप यूनिट लिखना चाहते हो कंप्लीट नेम के अंदर। और अगर आपको सिंबल लेना है तो कैपिटल C यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, वो कैपिटल A एम्पियर लिख देते हैं यूनिट, तो वो गलत है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसका क्या बन जाता है चार्ज का? आप एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो और कूलम्ब भी बोल सकते हो। और अगर थोड़ा सा इससे स्मॉलर यूनिट लेना है तो आप माइक्रो कूलम्ब बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी मिली कूलम्ब बोल सकते हो और माइक्रो कूलम्ब बोल सकते हो। मिली कूलम्ब का मतलब क्या हो गया? 10 टू द रेज़ पर -3 कूलम्ब। और माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 टू द रेज़ पर -6 कूलम्ब। ठीक है, तो ये इसकी ऐसा यूनिट है चार्ज का, एम्पियर सेकंड और कूलम्ब। और अगर मैं इसके CGS यूनिट की बात करूं तो राइट कर लिया आपने बेटे, तो मैं रेज कर रहा हूं ये। तो CGS यूनिट के ऊपर बात करते हैं कि चार्ज का CGS यूनिट क्या रहेगा, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर इन चीज़ों को बताते नहीं हैं, तो समझना बेटे CGS यूनिट्स के बारे में। सबसे पहला अगर मैं CGS यूनिट के बारे में बताऊं तो फ्रैंकलिन जो यूनिट है CGS यूनिट बनाया गया। फ्रैंकलिन ने अपने नाम पे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने चार्ज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसका CGS यूनिट रखा गया फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जिसका सिंबल रखा गया बेटे FR, फ्रैंकलिन। CGS यूनिट है ये चार्ज का। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का, तो वो चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट भी फ्रैंकलिन है। इसके बाद आप इसका CGS यूनिट एक और भी बोल सकते हो, दैट इज स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और यहाँ पर इसका CGS यूनिट है। एक और CGS यूनिट है बेटे यहाँ पर, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। ये कुछ CGS यूनिट है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्रैंकलिन है, स्टैट कूलम्ब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ठीक है, तो इनके अगर मैं रिलेशन बताऊं तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द रेज़ पर 9 स्टैट कूलम्ब के इक्वल होता है। स्टैट कूलम्ब के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में बताऊं बेटे आपको यहाँ पर कि 1, देखो EMU के बारे में बताया मैंने आपको। EMU को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इसके साथ किया जाता है, ABC के साथ लिखते हैं। ठीक है, या फिर जनरल इसको AC भी लिख सकते हैं, या फिर
आप इसको लिख सकते हो बेटे ऑगस्टिन। देखो ए का मतलब यहां पर किससे है, ऑगस्टिन से है, ठीक है। ऑगस्टिन डी कुलाम था नाम पूरा उसका, तो ए का मतलब ऑगस्टिन से बनता है, ठीक है। आप सी सिंबल यूज कर लो, या फिर आप इसको इस वे के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हो ए कुलाम या फिर ए बी कुलाम, ठीक है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, तो ध्यान रखना इन चीजों का। तो अगर मैं इसका रिलेशन बताऊं कि 1 कुलाम के साथ कितना होता है, तो 1 कुलाम इज इक्वल टू होता है 1/10 ए बी कुलाम के इक्वल, या फिर मैं बोलूं कि 1 ए बी कुलाम इज इक्वल टू 10 कुलाम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, आपको एक और रिलेशन पूछ लेगी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और अगर मैं रिलेट करूं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के साथ, तो ये इक्वल होते हैं 3 × 10⁸ के, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ के। अच्छा, तो ये था स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में आपको बता रहा हूँ, सीजीएस यूनिट्स के बारे में। और एक चीज और होती है यहाँ पर कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो कौन होता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को क्या चीज़ है, फैराडे सबसे बड़ा यूनिट है चार्ज का, ठीक है। और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कुलाम के इक्वल होता है, ठीक है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कुलाम, सबसे लार्जेस्ट यूनिट चार्ज का बोला जाता है ये, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि इसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं, सीजीएस यूनिट्स क्या थे। आपको ये वैल्यू एक्चुअल में ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपका जो फाइनल एग्जाम होता है, आपकी जो बुकलेट होती है, उनके अंदर ये सारी वैल्यूज मेंशन होती हैं, रटने की जरूरत नहीं है आपको कि इनकी वैल्यू क्या होगी। एक जनरल न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ी सी ध्यान जरूर रख लेना इन वैल्यूज़ को कि 1 कुलाम इक्वल टू हाउ मैनी स्टेट कुलाम, ठीक है। 1 कुलाम इज इक्वल टू हाउ मैनी ए बी कुलाम, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को थोड़ा ध्यान रखना बेटे आप, ठीक है। तो राइट कर लिया आपने, ये रेज कर सकता हूं हाँ जी। अब क्वांटिटीज के ऊपर बात करें तो बेटे चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और डायमेंशन क्या होंगे बेटे चार्ज के, डायमेंशन क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। तो डायमेंशन क्या बन गए यहाँ से, इसके आई का क्या होता है एम्पियर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो ये इसके क्या बन गए, डायमेंशंस बन गए। तो ये मैंने चार्ज के बारे में बेटे आपको कंप्लीट बता दिया, चार्ज क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसके सीजीएस यूनिट्स क्या थे, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन क्या रहेंगे। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप्स का चार्ज होता है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट टाइप चार्ज के बारे में बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसके पीछे एक स्टोरीज भी है एलिजाबेथ को लेके, लेकिन आप स्टोरीज वगैरह मैं आपको नहीं बताऊंगा, ओनली कॉन्सेप्ट्स समझाता जाऊंगा। स्टोरीज पढ़नी है तो आप बहुत सारी बुक्स हैं उनके अंदर ये लिखी हुई हैं स्टोरेज चार्ज के बारे में, कहाँ से इनका आया। तो मेन कॉन्सेप्ट समझो बेटे, इन फालतू चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहानियाँ ऐसे बनाई हुई हैं इनके ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज क्या चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज जो हमेशा क्या करेगा, लॉस करेगा, जो बॉडी हमेशा अपने में से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस। चार्ज, अब चार्ज किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। हमेशा लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का ही, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। हमेशा जो ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और जब बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, मतलब जब एक बॉडी का एक वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूं मैं, दैट वर्ड इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है। आप आगे चैप्टर आएगा अपना ड्यूअल नेचर, तो वहाँ इसके बारे में आप करोगे वर्क फंक्शन क्या चीज़ है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, अलग अलग सरफेस की अलग अलग एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी होती है बेटे। अगर इस वर्क फंक्शन जिनका बॉडी का क्या होता है कम होता है, तो वो बड़ी ईजिली अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं।
तो जिन बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगी तो उनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट हो जाएगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और जो बॉडी क्या करेंगी, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी, जो बॉडी क्या करती है, गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है जिसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। जैसे आप एग्जांपल लेते हो सोडियम के ऊपर आप पॉजिटिव लिखते हो, सोडियम आयन होता है ना, तो Na+ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइन के ऊपर आप क्या लिखते हो, नेगेटिव लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि क्लोराइन क्या करता है, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जो गेन करेगा उनके ऊपर नेगेटिव, जो लॉस करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये थी बेटे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, अब आते हैं मेन कहानी के ऊपर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब जो शुरू होने वाले हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से शुरू होने वाले हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहूँगा बेटे मैं यहाँ पर, अभी अपन ने यहाँ पर बात करी है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की मैंने डेफिनेशन के अंदर भी बताया था कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होते हैं जो फोर्स क्रिएट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है बेटे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज मीन या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज कौन से हो गए बेटे, अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर होगी आपको, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई बातें हैं बेटे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर होगा आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं लोअर क्लासेस के अंदर भी। देखो आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो कि सारी चीज़ें आपने पढ़ी है तो हमें पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि आगे इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। बेस अगर आपका क्लियर होगा बहुत अच्छे से तभी आप आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसकी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है चार्ज, ना तो आप चार्ज को बना सकते हो ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इसके बारे में आप और भी लिख सकते हो, और हाँ जी इसके बारे में और आप क्या लिख सकते हो, the total charge of an isolated system की बात कर रहा हूं बेटे मैं, the total charge of an isolated system remain constant वर्ड यूज कर लूं या मैं कंजर्व वर्ड यूज कर लूं, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर ना ही कोई बाहर से चार्ज आ सकता है ना ही अंदर से कोई चार्ज बाहर जा सकता है। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जैसे ही अगर एक ये रूम है, इस रूम के अंदर कोई चार्ज बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, तो जैसे मर्जी इस रूम के अंदर जितने भी ये पड़े हैं बेटे, यहाँ पर चेयर्स पड़ी हैं, टेबल पड़ी हैं, आप इनको इधर उधर कर दो, इनकी वैल्यू तो उतनी रहेगी। ठीक है, तो इस सारे सिस्टम का जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को आप बोल देते हो कि इसीलिए एक ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होते एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि एडिटिव आप इसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो, है ना। एक जैसे अगर मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, 2 कूलम है, ये -3 कूलम है, ये 4 कूलम है, 1 कूलम है, -2 कूलम है, -5 कूलम है,
प्लस 6 कूलम है इस वे के अंदर। तो मुझे अगर कैलकुलेट करना हो कि इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जनरल इनको ऐड कर सकूँगा कि प्लस 2 कूलम है, प्लस है ना माइनस 3 कूलम है, ये प्लस 4 कूलम है, प्लस 1 कूलम है, प्लस 6 कूलम है, माइनस 2 कूलम है, माइनस 5 कूलम है। तो इनको मैं टोटल कर सकता हूँ, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, कितने बन गए ये 2, हाँ जी 2 4 6 7 13, ठीक है, और माइनस माइनस वाले ऐड करो 7 और ये कितने हो गए 10, तो आपके पास टोटल चार्ज कितना आ गया प्लस 3 कूलम, ठीक है। तो इसको बोला है जनरल सी कैलकुलेशन चेक कर लेना भी, ठीक है, 6 और 6 12 और बाद में वो सर आपको तो सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना ही नहीं आता, तो बहुत धुरंधर होते हैं, कई बार ऐसी छोटी गलतियां कर जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो हाँ जी अपना तो फिर भी ठीक है। तो ये हो गया बेटे -10, तो प्लस 13 में से -10 का तो प्लस 3। तो अगर मैं कहूँ कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है तो वो कितना रहेगा बेटे +3। अगर मैं चार्ज को सीधा ऐसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, इसको बोला जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी कि आप अलजेब्रिकली इनको ऐड कर सकते हो चार्जेस को, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इसके ऊपर कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ जी, तो सबसे पहले तो बेटे आपको वर्ड समझना है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन वर्ड बना है क्वांटाइज्ड, किससे, क्वांटाइज्ड से, क्वांटाइज्ड, ठीक है। और क्वांटाइज्ड किनको बोला जाता है, क्वांटाइज्ड उनको बोला जाता है जिनकी अपने पास जो वैल्यू होती है बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू हो। एक्यूरेट का मीन क्या होता है कि पॉइंटों के अंदर वैल्यू ना हो, जैसे 1 है 2 है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे वैल्यू नहीं है 1.5 1.5 पौने 2, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं है बेटे, कंप्लीट वैल्यू, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। क्वांटाइज्ड उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सॉरी, हैविंग कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 50 हो गया, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, लेकिन एक कंप्लीट वैल्यू हो, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रल लूँ तो इंटीग्रल क्या होते हैं बेटे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं इंटीजर, है ना, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब चाहे प्लस के अंदर हो चाहे माइनस के अंदर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी हो, ठीक है। तो लेकिन होना क्या चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होना चाहिए, ऐसे ना हो 1.5 है, 2.75, 1/2, इस वे के अंदर ये चीज़ें जो है ये क्वांटाइज्ड इनको नहीं बोला जाएगा। क्वांटाइज का मतलब ही होता है कि जो अपने आप में कंप्लीट होता है उसको क्वांटाइज्ड बोला जाता है। तो क्वांटाइज क्या चीज़ है, चार्ज है। चार्ज कौन सा बेटे, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो उन चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पर क्वांटाइज मीन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वांटाइज वहाँ माइक्रोस्कोपिक के अंदर ही यूज़ कर सकते। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर क्वांटाइज का मतलब लगाऊंगा तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट जब होती है मैक्रोस्कोपी के अंदर, तो वहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख में से 2 रुपये मैंने किसी बच्चे को दे दिए, तो बताओ मेरे पास कितने रह गए। तो क्या 2 लाख में से 2 रुपये अगर मैं इधर उधर भी हो जाएंगे तो कोई खास वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यही मैं कहूँगा कि मेरे पास 5 रुपये हैं और उसमें से मैंने 2 रुपये दे दिए, तो मुझे वहाँ पर क्या होगा कि फील होगा यार 3 रुपये ही रह गए मेरे पास तो हैं। तो मैंने 5 रुपीज़ वाला जो ये एग्जाम्पल, ये 5 क्या बहुत कम हो गए, बहुत कम मतलब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की मैंने बात करी है, ठीक है। और जब मैं 2 लाख की बात कर रहा था तो 2 लाख मतलब मैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात कर रहा था कि मैक्रो के अंदर क्वांटाइज्ड का इतना मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। माइक्रो के अंदर उसकी काफ़ी वैल्यू रहती है क्वांटाइज्ड की, ठीक है। तो जो अपने आप में बेटे कंप्लीट हों उनको क्वांटाइज्ड बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या लिख सकते हो, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मीन इसको बेटे लिख सकते हो आप Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्योंकि ये इंटीग्रल है, ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ई क्या चीज़ होती है यहाँ पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन क्या चीज़ है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, जिनको आप काउंट कर सकते हो, है ना, जो अपने आप में कंप्लीट हैं। तो वेयर एन क्या चीज़ है बेटे, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई क्या चीज़ है बेटे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हाँ जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पे कितना रहता है, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ध्यान रखना बेटे आप, ठीक है। लेकिन जब अपने को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी, न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो जनरल आप बोल सकते हो कि चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, वैसे तो कॉन्सेप्ट में नहीं है लेकिन थोड़ा फिर भी बता देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटे आप, हाँ जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन रहता है बेटे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का हमेशा मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, हैवी होता है प्रोटॉन। अच्छा, यहाँ पर आप बात करते हैं बेटे, तो एक बड़ा बेसिक सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज के अंदर, ये 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज के अंदर हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ बेटे, तो ये मैं रेज कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज देखो, क्यू इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला है एन ई प्लस माइनस एन ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर आप ओनली क्या लोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं न्यूमेरिकल सोल्व। इसके लिए अपने को क्या दिया, चार्ज कितना है 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू एन इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, ई की माइनस, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा बेटे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, या फिर आप जनरल इसको बोल देते हो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर बेटे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, 10th क्लास का ये क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पूछ ले कितने 4 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप या एन की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू हमेशा आपकी कैसी आनी चाहिए बेटे, प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, 5, 10, ठीक है। अगर ये वैल्यू प्रॉपर आती है तभी वो सारा कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटे। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटे वेज ऑफ चार्जिंग के ऊपर। इरेज कर दूं ये, हाँ जी, वेज ऑफ चार्जिंग। तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना, एक एक चीज को समझते जाना, ठीक है। वेज ऑफ चार्जिंग, तो अपनी तरफ से बेटे मेरी कोशिश है कि एक एक चीज आपको कवर करवाऊं, चाहे वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। तो वेज ऑफ चार्जिंग के अंदर बेटे 3 वे यहाँ पर हैं अपने सिलेबस के अंदर कि आप एक बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। वो 3 वेज कौन से हैं? फर्स्ट आप कर सकते हो बाय रबिंग, और बोला जाता है बाय फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड आता है बेटे बाय कंडक्शन, और थर्ड आता है बेटे बाय इंडक्शन। तो ये 3 वे हैं कि एक किसी भी बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तो तीनों को 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि फ्रिक्शन से आप किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो। देखो 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी आपने वो बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम, ड्राई हेयर के अंदर कॉम्ब को रब करना। तो जब भी आप 2 चीज़ों को रब कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है बेटे, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है,
ठीक है। फ्रिक्शन क्रिएट होने से क्या हुआ कि जब भी आपने इसको ऐसे रब किया तो आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी, मोशन में है ना दोनों चीज़ें, तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे एक कोम को ड्राई हेयर के अंदर रब कर रहे हो तो आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो। वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको जैसे ही ये थर्मल एनर्जी मिलेगी तो वो अपने शेल से जंप कर जाएंगे, और जैसे ही वो जंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली उनके पीछे वो अपना क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। तो एक बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी बॉडी उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि ग्लास रोड के साथ आप सिल्क को रब करते हो तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। कॉम को रब करते हो, ठीक है, या आप बोलते हो स्केल को, आप मीटर स्केल को आप रब करते हो इस वे के अंदर, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप रब कर रहे हो तो दोनों में से ये अलग अलग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों मटेरियल का नेचर कैसा है, कौन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को और कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों में से जब भी रब करोगे तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी की वजह से एक बॉडी क्या करेगी, अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी और दूसरी बॉडी उस गेन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। ठीक है, तो चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है कि जब भी ये एक बॉडी, जैसे आपने इन दोनों बॉडी को रब किया, ठीक है, तो सपोज इन दो रब करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ बेटे। तो रब करने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसके अंदर जंप करने शुरू हो गए, है ना। तो ये बॉडी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। ठीक है, ये बॉडी पहले फुली चार्ज थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोट, और ये बॉडी क्या थी, अपने पास न्यूट्रल थी। ठीक है, इसके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे। एक्सेस के अंदर आप बोलते, चलो नेगेटिव भी ले सकते हो, आप पॉजिटिव कोई मर्जी ले सकते हो। तो वो करके इसके जंप, फ्रिक्शन किया तो थर्मल एनर्जी से इसमें जंप करके आ गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव हो गया और इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अभी आप कंडक्शन के अंदर भी इस पॉइंट को रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जब ये चार्ज का होता है एक से दूसरी बॉडी के अंदर, ये यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म, कैसे होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो डिपेंड करता होता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कि ये जो बॉडी हैं इनकी बॉडी का नेचर कैसा है, मटेरियल का नेचर कैसा है। सेकेंड, इनकी शेप के ऊपर भी मायने रखता है। सबसे ज़्यादा जो चार्ज बेटे ट्रांसफ़र होता है, अगर कोई बॉडी सफेरिकल बॉडी है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना मिनिमम होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज रिजाइड करेगा। ठीक है, और चार्ज के बारे में बता दूं कि चार्ज हमेशा बॉडी के सरफेस पे होता है, बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, हमेशा जो चार्ज बेटे होगा वो रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी होगा, सरफेस बॉडी के ऊपर होगा, ना कि उस बॉडी के अंदर होगा। अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा। अगर बॉडी की जो रेडियस है, ये वाली रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बॉडी की, जितनी वो मिनिमम होगी उतने ही ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज उसके ऊपर रिजाइड होगा। ठीक है, और अगर इसकी शेप इधर उधर हो जाती है तो मिनिमम चार्ज होता जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि आप कैसे एक बॉडी को चार्ज कर सकते हो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपनी लैंग्वेज के अंदर आप नोट्स प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, तो सेकेंड थिंग आती है बेटे चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट से। फिजिकल कॉन्टैक्ट से, फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, सपोज ये चार्ज बॉडी है आपके पास। ठीक है, इस चार्ज बॉडी के पास आप क्या लेके आए, इसके कॉन्टैक्ट में एक बॉडी को लेके आए, न्यूट्रल बॉडी को। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी क्या होगी, जिसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके पास क्या है, नेगेटिव है। ये न्यूट्रल बॉडी है। व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद या फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ए चार्ज बॉडी, तो क्या होगा बेटे, जिसके पास एक्सेस के अंदर चार्ज होता है वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ इधर ट्रांसफर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं हमेशा ट्रांसफर। इस बात का ध्यान रखना बेटे। तो एक्सेस के अंदर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, ट्रांसफर होना इसके अंदर शुरू हो जाएगा।
तो ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव तो ये न्यूट्रल तो था ही, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर आ गया तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ। एक आपने चार्ज बॉडी ली, चार्ज बॉडी के साथ आपने न्यूट्रल बॉडी को, जैसे ये मेरे पास चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आया तो इसका चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो आप इसको बोलोगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, फिजिकली कॉन्टैक्ट की वजह से आपने इस बॉडी को भी क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। थर्ड के ऊपर आप बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि आप इंडक्शन की हेल्प से, इंडक्शन का मतलब होता है दूर से, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। आप बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के एक बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के। देखो क्या होता है आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव नेगेटिव आप कोई भी ले सकते हो एज यू विश, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो, समझने में आसानी हो। ये एक चार्ज बॉडी है और ये आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। आपने इनको कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आना। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है कि इसके पास पॉजिटिव भी है, ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव भी उतना ही, जितना पॉजिटिव है उतना ही इसके पास नेगेटिव है, तभी ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ना कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज, अभी प्रॉपर्टी करके आए थे एक, कि चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नेगेटिव जो बॉडी है ये क्या करेगी, इसकी अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो कुछ इस वे के अंदर ये नेगेटिव सारी बॉडी थी, तो जब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव सारा इस तरफ आ जाएगा सारा, है ना, बॉडी के, इस बॉडी के इस सरफेस पे इकट्ठा, क्योंकि ये नेगेटिव इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो नेगेटिव दूर जाएगा उससे, है ना। भी ये एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ये मेरे पास नेगेटिव है, इस नेगेटिव बॉडी को इसके जैसे ही पास लेके आऊंगा तो पॉजिटिव इस तरफ आएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट, और नेगेटिव इससे रिपेल होगा तो दूर जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर क्या हो गया, एक तरफ तो इसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस तरफ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज सारा इकट्ठा हो गया, है ना। तो ये अंदर एक तरफ पॉजिटिव हो जाना, नेगेटिव हो जाना, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉडी का पोलराइज्ड होगी ये बॉडी, पोलराइजेशन हो गया। तो फिर अब बॉडी को, इस बॉडी को चार्ज कैसे किया जाएगा, फिर क्या करते हैं कि ये तो अपने पास नेगेटिव बॉडी, इसको वहीं की वहीं रखे रखना है, इसके साथ कोई पंगा नहीं लेना है, ठीक है। इस बॉडी को क्या करते हैं बेटे, अर्थिंग करवा देते हैं, अर्थिंग करवा दिया, ठीक है बेटे, ये क्या करवा दिया, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, तो यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, अर्थिंग, नीचे अर्थ की तरफ जाना शुरू कर देता है, और ये सारा चार्ज जब चला जाता है, जैसे नेक्स्ट स्टेप अगर मैं बात करूं कि ये नेगेटिव बॉडी थी अपने पास ये वाली, और ये बॉडी क्या हो चुकी है, इसका नेगेटिव सारा आप अर्थ कर चुके हैं, इसके पास क्या रह गया था, पॉजिटिव रह गया था इस तरफ। अब क्या करते हैं, इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस बॉडी को हटा देते हैं यहाँ से। अब हटा दिया तो इस बॉडी के पास क्या रह गया, ओनली पॉजिटिव चार्ज रह गया, क्योंकि नेगेटिव तो सारा आप ऑलरेडी अर्थ कर चुके, ठीक है। यहाँ पर ना एक और चीज़ आती है जो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटे, अगर सपोज इस तरफ पॉजिटिव, ये मैं पॉजिटिव बॉडी लेता, अगर ये मैं पॉजिटिव बॉडी लेता तो क्या होता कि नेगेटिव सारा इस तरफ इकट्ठा होता, पॉजिटिव सारा इस तरफ इकट्ठा होता, है ना। पॉजिटिव जब यहाँ आ गया और मैंने इसको क्या किया, अर्थिंग करी है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर ये नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए हैं, अर्थ की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। और अगर ये होता पॉजिटिव होता, अगर ये कौन सा होता, पॉजिटिव होता, और मैं इसको अर्थिंग करता तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अर्थ से आते बेटे, ठीक है, और वो इसको क्या कर देते, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते तो न्यूट्रल कर देते। इस बात का ध्यान रखना, बच्चे गलती कर जाते हैं, अगर ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मूव टुवर्ड द अर्थ, इस पॉइंट, इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो आप, ठीक है। इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर देन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द अर्थ, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटे। तो ये प्रॉपर्टी थी 3 कि आप किस वे के अंदर चार्ज क्रिएट कर सकते हो, एक बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का रहेगा, ठीक है, कि एक चार्ज के बीच में
और एक मास के बीच में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं, ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा क्या करती है? पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स क्रिएट कर सकती है। ये जो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की फोर्स करती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, तो अट्रैक्टिव। और ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटे मास, ये हमेशा पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या, या पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटे? अट्रैक्टिव, ये फोर्स जो होती है अट्रैक्टिव भी क्रिएट कर सकती है और रिपल्सिव भी। ठीक है, और ये हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। मास की वजह से कभी भी फोर्स क्रिएट होगी दो मासेस के बीच में, जिसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के मास के बीच में होती है ना। m1 m2 जो आपने किया था, F इज इक्वल टू क्या होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर, है ना, इनके सेंटर ऑफ मास ये डिस्टेंस होता है आर। तो ये जो फोर्स होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, आगे करने वाले हम कोलंबियन फोर्स के बारे में, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड थिंग की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा क्या हो रहता है? चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं रहता। मास कैन नॉट बी कंजर्व्ड, इट कैन ट्रांसफर या इट कैन चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मास से एनर्जी बनती है, फिर एनर्जी से वापस मास बन जाता है। ठीक है बेटे, तो इस चीज़ को समझना। फोर्थ, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो चार्ज होता है बेटे, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल की, पार्टिकल की अगर स्पीड कम या ज़्यादा कर दूंगा तो उसके चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चार्ज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो रेस्ट पे चाहे वो मोशन में, तब भी उसके ऊपर उतना ही चार्ज रहेगा। लेकिन मास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बेटे। मास जो होता है स्पीड के साथ वेरी करता है। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका रेस्ट मास होता है। ये आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये एक रिलेशन पढ़ा होगा, वेयर m नॉट क्या होता है? रेस्ट मास होता है, v क्या होता है? स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट होता है। पार्टिकल की अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो उसका रेस्ट मास भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो उसका जो मास आएगा, सॉरी ये मास जो है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का बेटे ध्यान रखना कि मास इज डिपेंड ऑन स्पीड एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उसका मास भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं रहता, ये एनर्जी में चेंज हो जाता है। चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन मास जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है। तो ये थे बेटे डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। और आज का जो अपना यही लेक्चर था। कल लेक्चर के अंदर लेके आएंगे कोलंबियन फोर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच।